ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, लॉन्ग आंसर में आता है। इसका नाम है खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग आंसर में आते हैं। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो पहले दो तीन चीज़ें देख लेते हैं। एक तो ये कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट दोनों एक ही हैं, वन है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, इनकी डेट भी एक है, स्टार्ट होने की और ख़त्म होने की, तो ये कंबाइंड है, नाम अलग अलग है। ठीक है, जुलाई या 1 अगस्त लगा लो, 1 अगस्त 1920 को ये शुरू होती है। 1 अगस्त 1920 को ये शुरू होती है एंड चौरी चौरा 1922 में ये ख़त्म होती है। एग्जैक्ट डेट मैं अभी बता देता हूँ, चौरी चौरा कब हुआ था। 22 को कुछ फेब को है ना, 22 फरवरी 1922 को ये दोनों मूवमेंट इकट्ठी ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट दोनों एक ही हैं, एक ही मूवमेंट के दो नाम आप समझ लो। हालांकि इनके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग है, बट मूवमेंट बाय एंड लार्ज एक ही है। ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, मैं दोबारा से कहूँगा। स्टार्ट होती है 1920 में, अगस्त 1920 में स्टार्ट होती हैं एंड 1922 में ये ख़त्म हो जाती है, चौरी चौरा इंसिडेंट जो होता है उससे। ठीक है जी, स्टार्ट हम करेंगे, तो ये दोनों मूवमेंट्स आज हम फिनिश करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, और कल हम इसके आगे चलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, ये कल का टॉपिक है। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी एंड अदर टॉपिक्स, ये हम कल करेंगे। आज हम करने लगे हैं खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि खिलाफत मूवमेंट वाज बेसिकली अ मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड ऑन द इशू ऑफ टर्की। ठीक है, तो यूज़ करना। So खिलाफत मूवमेंट was started on the issue of, mainly on the issue of टर्की। ठीक है, तो टर्की का इशू है क्या था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले समझाने लगा हूँ खिलाफत मूवमेंट। तो टर्की का इशू के ऊपर ये बेस्ड थी। टर्की का इशू क्या था, वर्ल्ड वार 1 जो हुई उसमें एक साइड था जर्मनी, ऑस्ट्रिया कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, एंड ये टर्की भी इनके साथ था। दूसरी साइड इंग्लैंड और ये फ्रांस वगैरह, ये सारे यूरोपियन पावर्स थे। ठीक है, अब हुआ ये कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ था टर्की, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ था, और ये जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था। टर्की जो था ये जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ था। ठीक है, टर्की एक, आप याद रखो, टर्की इज़ अ मुस्लिम कंट्री। ठीक है, इट्स अ मुस्लिम कंट्री, ये याद रखना है। ये यूरोप में, बट ये है मुस्लिम कंट्री। यूरोप में ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, यूके, फ्रांस, इटली, सारे क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं।
ठीक है। इवन के मॉस्को जो है रशिया वाला, ये भी क्रिश्चियन है, ठीक है। हाँ, क्रिश्चियन में भी दो ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से? रोमन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। अब कुछ देशों में रोमन कैथोलिक ज़्यादा हैं, कुछ देशों में प्रोटेस्टेंट ज़्यादा है। अब वो मेरे को नहीं पता कौन से देश में कौन से हैं, पहले पता था, मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। अमेरिका में एक पर्टिकुलर हैं, फ्रांस में, वो यूके में कुछ पर्टिकुलर हैं, ऐसे कुछ है। रशिया में कुछ, रशिया में शायद प्रोटेस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो है सारे क्रिश्चियन। अब टर्की है ये मुस्लिम कंट्री है, ये यूरोप में, ठीक है। अब ये जो पढ़ते हो सारे ना कंट्रीज़, आप मैप में भी देखते रहा करो, एटलस साथ रखा करो एक, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हर एक कंट्री जो है वो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। एग्जैक्टली पता होना चाहिए ये यहाँ पर है। कल कोई बच्चा ही पूछ ले कि भैया दिखाओ या दीदी दिखाओ ये कंट्री कहाँ पे है, वो थर्ड वो फोर्थ में पढ़ता हो, उसको पता हो, आपको नहीं पता हो। आजकल स्कूलों में सिखाते हैं मैप, तो वो बोलेगा ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। फिर पेरेंट्स भी बैठे होते हैं, तो पेरेंट्स ने कहना है कि तो केड़ी कोचिंग ला तू, ठीक है ना बोलते हैं ना पेरेंट्स इसलिए ये काम आपने खुद करना है, ये मैंने थोड़ी अब एटलस लगा के एक एक को दिखाना है, ठीक है। तो टर्की जो था ये एक यूरोपियन कंट्री था। मेरे से जितना हो सकता है, जितना मेरे को नॉलेज है, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। अब हुआ ये कि ये एक और फैक्ट ये है कि टर्की का जो सुल्तान होता था ना, टर्की का जो सुल्तान होता था वो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम का खालिफ होता था। पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम का क्या होता था? खालिफ, खालिफ, CALIPH, और खालिफ होता था। और ये जो चलाता था खालिफेट, CALIPHATE, जैसे सल्तनत होता ना, सल्तनत, सुल्तान से बना सल्तनत, खालिफ से बना खालिफेट, ठीक है। तो ये उसका हेड होता था खालिफ, यानी कि रिलीजियस हेड, रिलीजियस हेड। जैसे एक मस्जिद का हेड होता है, मंदिर का हेड होता है हेड पुजारी, ठीक है, प्रीस्ट। और सिमिलरली एक ये जो था ये खालिफेट का हेड था, खालिफ। ये पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनका हेड हुआ करता था। अब इंग्लैंड ने इस हेड को, इससे जो ये वाली पावर थी ना, उसको हटा दिया, सुल्तान से हटा दिया, ठीक है, सुल्तान से हटा दिया। और जैसे सुल्तान से हटा तो इसकी पावर भी चली गई। कौन सी पावर चली गई? सुल्तान के पास दो पावर थी, खालिफ के पास दो पावर थी। एक पॉलिटिकल पावर, जिसकी वजह से ये किंग टर्की का हेड था। दूसरी रिलीजियस पावर, जिसकी वजह से ये क्या था, पूरी दुनिया के मुस्लिम्स का हेड था। दोनों पावर चली गई। अब ये जाए तो जाए यार, ये नहीं ना जानी चाहिए। मुस्लिम्स कहते थे ये क्यों छीन लिया आपने। इससे वो मुस्लिम्स नाराज़ थे, और सिर्फ इंडिया के नाराज़ नहीं थे, पूरे वर्ल्ड के नाराज़ थे, ठीक है। ये था, ये पंगा था एक। अब इंडिया के मुस्लिम्स अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। इंडियन मुस्लिम्स वर नॉट हैप्पी विद ब्रिटिशर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अदरवाइज़ ब्रिटिश रूल में मुस्लिम्स हमेशा उनके साथ रहे हैं, खुश रहे हैं ज़्यादातर टाइम पे। बट इस टाइम पर 1915, 16, 17 में मुस्लिम्स वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिशर्स, इंग्लिश, ठीक है। एक उसमें रीज़न ये था खालिफ वाला, दूसरा रीज़न ये था, कौन सा था बताओ ज़रा। मैंने कहा इस टाइम पर ही वो खुश नहीं थे, तो कौन सा दूसरा रीज़न था ज़रा बताओ। सोचो क्या हो गया। नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में मिल गया था मुस्लिम्स को। पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल कब हुई थी? तो उस वजह से भी ये नाराज़ थे मुस्लिम्स, है ना। मैंने कहा 11 के बाद ये नाराज़ हो गए थे, ठीक है। हालांकि 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिले उससे ये खुश हो गए, बट 11 में ये नाराज़ हो गए। और फिर ये जो टर्की वाला इशू हो गया और नाराज़ हो गए। दोनों इश्यूज़ की वजह से ज़्यादा नाराज़ हो गए, ठीक है। अब हुआ ये, इन्होंने अप्रोच किया गांधी को, क्योंकि गांधी बड़ा पॉपुलर हो गया था। ये 3 एक्सपेरिमेंट जो हमने कल ख़त्म किए, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद,
गांधी पॉपुलर था, वैसे भी साउथ अफ्रीका से आया था, इसका कद बड़ा ऊंचा था, स्टैचर बड़ा ऊंचा था कि ये बहुत बड़ा लीडर है, साउथ अफ्रीका में बड़ा अच्छा काम किया है। तो इसलिए इन्होंने गांधी को अप्रोच किया। गांधी वैसे ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करता था। गांधी ने कहा कि मैं खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करूंगा इंडिया में, यानी कि सॉरी कि खिलाफत मूवमेंट आप मुस्लिम लोग स्टार्ट कर रहे हो, इट्स वेरी गुड। मैं भी एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब हम क्या करेंगे, गांधी ने बोला हम क्या करेंगे, दोनों मूवमेंट्स को मर्ज कर देंगे। ठीक है, वो कहते हैं ये बहुत अच्छा है। तो गांधी ने कहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कांग्रेस की मूवमेंट है। किसकी मूवमेंट है? कांग्रेस की। ठीक है ना। तो जो मूवमेंट कांग्रेस की होती थी वो नॉन मुस्लिम होती थी, यानी कि आप ये कह सकते हो कांग्रेस की मूवमेंट ज़्यादातर हिंदू मूवमेंट होती थी। तो उसमें मुस्लिम ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। हालांकि कांग्रेस में मुस्लिम होते थे, आज भी हैं, आज भी कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम, ऐसे तो बीजेपी में भी उनका स्पोक्स पर्सन भी एक मुस्लिम है। ऐसे इन्होंने एक दो रखे होते हैं बंदे सब पार्टीज़ ने, हर रिलीजन के। लेकिन वो उससे आप ये नहीं हो जाना कि यार ये तो मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट नहीं करते, बंदे ऐसे ही रखे होते हैं दिखाने के लिए। ठीक है। तो कांग्रेस में उस टाइम भी मुस्लिम्स होते थे, बट कांग्रेस में उस टाइम मुस्लिम थे, बट वो बात कभी मुस्लिम्स की नहीं करती थी कांग्रेस। बात ज़्यादातर हिंदुओं की करती थी। तो मुस्लिम्स ने पहली बार कहा कि कांग्रेस की मूवमेंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हम उसको सपोर्ट करेंगे, और हमारी मूवमेंट है खिलाफत मूवमेंट, आप उसको सपोर्ट करो। दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। इस बैकग्राउंड में आपने 1916 का लखनऊ पैक्ट भी लिख देना है, याद है ना। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इकट्ठे सेशन किया था, है ना, लखनऊ में, और समझौता किया था आपस में, है ना, कि हाँ इकट्ठी डिमांड्स रखी थी गवर्नमेंट के सामने। तो जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ना, तो ये सारी बातें बीच में लिखनी है। बीच में आपने लखनऊ पैक्ट भी का जिक्र भी करना है। ये लिखने का मतलब ये नहीं है कि लखनऊ पैक्ट पूरा ही चेप देना है। ठीक है, मतलब पूरा ही लिख देना है। आप लोग यही बोलते हो ना चेप दिया मैंने, तो इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ लखनऊ पैक्ट पूरा नहीं लिख देना, बैठ जाना फिर लखनऊ पैक्ट ही लिखवाएगा, बाकी कुछ नहीं लिखवा पाएगा। मतलब उसका उर्दू का वर्ड है जिक्र करना है, मेंशन करना है लखनऊ पैक्ट, सो दैट एग्जामिनर को पता चल जाए भाई इसको लखनऊ पैक्ट के बारे में भी पता है। आपने एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 वो भी लिखना है, कैंसिलेशन, एनुलमेंट मतलब कैंसिलेशन, वो भी लिखना है। आपने टर्की वाला इशू भी लिखना है, 3 हो गए। ठीक है, आपने मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 वाले भी इशू भी लिखना है। ठीक है, 4 हो गए। तो ये 5-6 बातें जाके करोगे तब जाके यहाँ पे केएस में नंबर मिलते हैं। वो भी कितने, अभी जो कल टॉपर बनी है 55% नंबर आए हैं उसके, टॉपर के मेंस में, पता है ना, देखा ना रिजल्ट, टॉपर के नंबर कितने आए हैं मेंस में, 55%। तो जो लास्ट वाला होगा उसके कितने परसेंट होंगे, 45 तक होंगे, या 45 नहीं सॉरी 50 के ऊपर ही होते हैं, 50 तक होंगे उसके। यानी कि आप जितने मर्जी आईएएस बन जाओ, मार्क्स आपके मेंस में 50% से ऊपर नहीं आ सकते। यानी कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है आपको 5 नंबर ही मिलेंगे, और वो भी बहुत अच्छा लिखा होगा तो। और अगर बेकार लिखा होगा तो फिर सोच लो आप खुद ही कितने मिलने। अगर बहुत अच्छा लिखा है, टॉप का लिखा है, तो 5 मिलेंगे। तो बिल्कुल रद्दी लिखा है तो मुझे लगता है वो आधा नंबर भी नहीं देगा, है ना। इसलिए ये बात का ध्यान रखना, बहुत कंटेंट देना पड़ता है यहाँ पर, तब जाके नंबर मिलते हैं। बहुत कंटेंट देना पड़ता है, सारी बातें मिस, एक भी बात मिस नहीं होनी चाहिए, सारी बातें लिखनी है बीच में। ठीक है। तो गांधी जी ने कहा ठीक है मैं खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है वेरी गुड। तो इन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स ने गांधी को कहा कि आप ही लीड करो, आप ही लीडर बन जाओ मूवमेंट के। तो गांधी को मूवमेंट का लीडर बना दिया, खिलाफत मूवमेंट का। गांधी लीडर बन गए। ठीक है। तो गांधी जो थे वो खिलाफत के लीडर भी बन गए, नॉन कोऑपरेशन के लीडर भी बन गए। गांधी जी की लीडरशिप में ये दोनों मूवमेंट चलती रही, चलती साथ साथ रही, साइमल्टेनियस। 2 गाड़ियाँ कभी कभी चलती हैं ना रोड पे इकट्ठी, ऐसे ऐसे चलती है थोड़ी देर तक, है ना। तो वैसे चलती रही दोनों मूवमेंट्स। ठीक है। ठीक है, तो लिखो
खिलाफत मूवमेंट। मैं पैराग्राफ्स में लिखाऊंगा, छोटे छोटे पैराग्राफ्स होंगे, हर एक पैराग्राफ में न्यू पॉइंट होगा ताकि आपको ढूंढने में डिफ़िकल्टी नहीं हो। पहला पॉइंट में लिखो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुई, हम ये लिख रहे हैं। द यंगर जनरेशन ऑफ एजुकेटेड मुस्लिम्स, the younger generation of educated Muslims had been growing more radical, तो दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न। ये लिखना नहीं है, ये जो पॉइंट है ये एक पॉइंट है, मतलब दिस वाज द फर्स्ट रीज़न कि खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुई, क्योंकि जो भी मूवमेंट स्टार्ट होती है उस पर यंग ब्लड होना बहुत ज़रूरी है। बूढ़े लोग मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रेडिकलिज्म होना चाहिए, जोश होना चाहिए, वो यंग में ही होता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था कि मुस्लिम्स के अंदर यंग लोग और एजुकेटेड भी, साथ में यंग और एजुकेटेड ग्रो कर रहे थे, इसलिए ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई। पॉइंट नंबर 2, लखनऊ पैक्ट थोड़ा सा इसके बारे में खुद लिख देना, अब मैं लिखाऊंगा नहीं। पॉइंट नंबर 3, पंजाब रॉन्ग्स, पता ना पंजाब रॉन्ग्स किसको बोला जाता है, जलियांवाला बाग को। तो ब्रैकेट में लिख लो जलियांवाला बाग में से क्या। अगर क्वेश्चन मेंस में आ जाए पंजाब रॉन्ग का तो ये नहीं सोचना ये क्या आ गया, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आया कि क्या, जलियांवाला बाग का। रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग्स कर लो, रॉन्ग्स, पंजाब रॉन्ग्स यानी पंजाब की गलतियां अंग्रेज़ों की। तो लखनऊ पैक्ट, रेडिकलिज्म, पंजाब रॉन्ग और रौलाट एक्ट, ये चारों ने, लिखो नीचे, इसके नीचे नेक्स्ट पैरा, ऑल द अबव prepared the ground for political agitation। एक पॉइंट मैं भूल कर लिखा ना, आप वो ऐड कर लो, वो है एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बट ये मैंने लिखवाया इसलिए नहीं है ये, लेकिन आप इसको यूज़ कैसे करोगे मैं बताता हूँ। ये मैंने लिखवाया इसलिए नहीं है क्योंकि ये पॉइंट सिर्फ मुस्लिम से रिलेटेड है, लेकिन बाकी के जो 4 पॉइंट लिखाए मैंने वो सारों से रिलेटेड, एक पॉइंट को छोड़ के पहले वाला रेडिकलिज्म, उसके अलावा लखनऊ पैक्ट, पंजाब रॉन्ग और रौलाट एक्ट, ये पूरी पॉपुलेशन से रिलेट कर रहे हैं। और 2 पॉइंट, एक पहले वाला यानी कि जहाँ पे मुस्लिम लोग रेडिकल हो रहे थे, और लास्ट वाला जो मैंने लिखा है एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये 2 पॉइंट से सिर्फ मुस्लिम नाराज़ हो रहे थे, बाकी के जो 3 पॉइंट हैं उसमें से पूरी पॉपुलेशन नाराज़ हो रही थी। तो कुल मिला के हो गए 5 पॉइंट। आपने यूज़ कैसे करना है क्वेश्चंस, इन पॉइंट्स को, वो आप खुद, इतना दिमाग तो खुद भी आप लगा ही लोगे ना मेंस में, ठीक है। तो ऑल दीज प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल एजिटेशन। एक बात पे ध्यान दो, यहाँ पर मैंने लिखा है पॉलिटिकल एजिटेशन, ना कि खिलाफत, क्योंकि इन पॉइंट्स ने पॉलिटिकल एजिटेशन की तैयारी स्टार्ट कराई, ना कि खिलाफत की। खिलाफत में और पॉलिटिकल एजिटेशन में डिफरेंस है, क्योंकि पॉलिटिकल एजिटेशन स्टार्ट होने जा रही थी इन सारी पॉइंट्स की वजह से, खिलाफत स्टार्ट होने नहीं जा रही थी, क्योंकि खिलाफत प्योरली मुस्लिम की मूवमेंट थी।
तभी लिखा है पॉलिटिकल एजिटेशन। क्योंकि अगर मेंस में आपने एक वर्ड भी लिखना है ना, तो उसका क्यों लिखना है, वाई, तो वो वाई का आंसर आपके दिमाग में उसी टाइम होना चाहिए, ठीक है ना। इंटरव्यू में अगर आप पॉलिटिकल एजिटेशन बोल दिया, वो पकड़ लेगा, फिर आपको फिर वो पूछेगा आपने पॉलिटिकल एजिटेशन क्यों बोला, खिलाफत क्यों नहीं बोला, ठीक है ना। तो फिर आपने उसको समझाने लायक भी आप होने चाहिए। नेक्स्ट पैरे आप लिखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा इसमें क्या डिफरेंस है। एट द सेम टाइम, at the same time, the treatment meted out, meted out to Sultan of Turkey, Turkey, by Britain, led to the Khilafat movement in India। आप समझ आया आपको कि पहले पॉलिटिकल एजिटेशन में और ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ में लिखा है क्या डिफरेंस है। तो ये मैं फिर से समझा देता हूँ। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ऑलरेडी 1920 की बात हो रही है। ये ईयर कौन सा है, 1920 में ये माहौल ऑलरेडी था। लखनऊ पैक्ट हो चुका था, रोवलाट एक्ट आ चुका था, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर चुके थे, और मुस्लिम्स ज़्यादा रेडिकलिज्म आ रहा था क्योंकि एजुकेशन से की वजह से, ठीक है, रोवलाट एक्ट भी जो हो गया था। तो इस वजह से ग्राउंड ऑलरेडी बन गई थी एजिटेशन के लिए, यानी कि गुस्सा ऑलरेडी था। लेकिन फिर वही कहते हैं ना कि एक स्पार्क चाहिए होता है, चिंगारी चाहिए होती है वो गुस्से को पूरा एजिटेशन में बदलने के लिए। तो वो 1857 में जैसे आपने देखा, वो स्पार्क कहाँ से मिला, वो जो बुलेट्स है ना, वहाँ से स्पार्क मिला। यहाँ पे स्पार्क किसने दिया, टर्की वाले इशू ने। तो जब उन्होंने टर्की के साथ ऐसा किया, सुल्तान को उसकी खालीफेट छीन ली उससे, मुस्लिम कहते हैं अब तो आप गए, अब नहीं छोड़ते हो, ऑलरेडी गुस्से में थे। ठीक है, समझ आ गई ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैरा, अब इसको आप हेडिंग दे दो अपने हिसाब से, दे दो टर्की इशू, टर्की इशू, ताकि कल को आप जब पढ़ोगे तो ये सामने दिख जाए आपको टर्की इशू क्या था। नेक्स्ट पैरा, टर्की इशू, द मुस्लिम्स ऑल ओवर इंडिया एंड द वर्ल्ड regarded Sultan of Turkey as their spiritual head, that is Khalifa, 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 full stop। Their sympathies were with Turkey, full stop। During the war, Turkey had allied with Germany and Austria। AUSTRIA। अगर आप मैप देखोगे तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों जैसे इंडिया पाकिस्तान है वैसे ही है, एक दूसरे के साथ टच होते हैं। ऑस्ट्रिया में जर्मन लैंग्वेज ही बोली जाती है, ऑस्ट्रिया में जर्मन लैंग्वेज ही बोली जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा कंट्री है ये भी। जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया अगेंस्ट द ब्रिटिश। Full stop। At the end of the war,
At the end of the war, Britain dismembered Turkey. Britain dismembered Turkey and removed Khalifa from power. This full stop के बाद this angered the Muslims all over the world. अब लिखो व्हाट द मुस्लिम्स वांटेड, हेडिंग दे दो व्हाट द मुस्लिम्स वांटेड. नंबर 1 क्या चाहते थे? नंबर 1 मुस्लिम्स वांटेड दैट Khalifa's control over Muslim sacred places should be retained. RETAINED, retained. And number 2, Khalifa should be left with sufficient territories after territorial arrangements. नेक्स्ट पैरा, हेडिंग दे दो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी. ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी डैश it was formed consisting of अली ब्रदर्स. ये क्वेश्चन प्री में आता है कि इसमें कौन कौन था? अली ब्रदर्स, ब्रैकेट में लिखो शौकत अली एंड मोहम्मद अली. शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ब्रैकेट क्लोज. मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, प्री में आएगा कौन कौन है इसमें, ठीक है. एंड हसरत मोहिनी MOHNI. ये किसके मेंबर थे? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के मेंबर थे. तो लिखिए नेक्स्ट पैरा. ऑन 9 जून 1920, 9 जून 1920, द खिलाफत कमेटी met at इलाहाबाद. हालांकि मैं एक बात लिखवाई नहीं, मैंने नोट्स में मिल जाएगी कि इसका एक सेशन 1919 में हो चुका था. पहला सेशन किसका? खिलाफत कॉन्फ्रेंस का. खिलाफत कॉन्फ्रेंस बोलो, कमेटी बोलो, एक ही बात है. 1919 में ये हो चुका था, दिल्ली में हुआ था वो, ठीक है. ये दूसरा सेशन हो रहा था 9 जून 1920 में. क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेशन है इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूँ.
कॉमा, तो मैंने आपको लिखाया ऑन 9 जून 1920 द खिलाफत कमेटी मेट एट इलाहाबाद, एंड इलाहाबाद कौन सी स्टेट में है? यूपी में। कौन सा रिवर है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे एक रिवर है इलाहाबाद में, गंगा है। और संगम किसको बोलते हैं? यहाँ पे संगम है ना 3 नदियों का। हाँ, यही तो है इलाहाबाद, हिंदुओं को तो पता होना चाहिए। इलाहाबाद में ही तो है सबसे इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज। ठीक है, तो इलाहाबाद एंड एनुंसिएटेड, ENUNCIATED, एनुंसिएटेड, देखो नया वर्ड है ये आपके लिए। एनुंसिएटेड यानी गेव, ENUNCIATED, एनुंसिएटेड 4 स्टेजेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन, 4 स्टेजेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो खिलाफत की 4 स्टेजेस बनाई गई कि हम 4 स्टेजेस में क्या क्या करेंगे वो देखो। नंबर 1, सबसे पहले इन्होंने ये तय किया कि हम क्या करेंगे। नंबर 1, रेजिग्नेशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनररी पोस्ट्स। अब सरस्वती रिवर तो रहा नहीं है ना, अब गंगा जमुना तो है लेकिन सरस्वती नहीं है संगम में, तो वो तीसरा रिवर आज की डेट में पता नहीं कौन सा है। सरस्वती मैंने कहीं पढ़ा था कि वो अब नहीं है, पहले हुआ करता था। यही तो है ना, गंगा जमुना मिलते हैं। सरस्वती कहते हैं पहले होता था लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो गया रिवर। तो रेजिग्नेशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनररी पोस्ट्स, नंबर 2। और सामने दिखते हैं वो गंगा जमुना मिलते हुए, सामने आते ना वो। गूगल मैप्स पे भी अगर आप देखोगे, गूगल मैप्स पे तो वो इलाहाबाद देखोगे ना, गंगा जमुना ऐसे आके मिलते हैं एक जगह पे। और वैसे वहाँ पे अगर किसी हाइट से देखोगे तो वहाँ पर इलाहाबाद में जाके वो सामने दिखता है संगम मिलते हुए। ठीक है, नंबर 2 है रेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट्स इन द सिविल सर्विसेज। और एक बंगाल में भी है ना, वहाँ पे भी मिलते हैं ना, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलते हैं शायद वहाँ पे, बंगाल, वेस्ट बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरते हैं ना वो। तो रेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट्स इन द सिविल सर्विसेज। पॉइंट नंबर 3, रेजिग्नेशन ऑफ सर्विसेज इन द पुलिस एंड आर्मी एंड नंबर 4, refusal to pay taxes। तो ये 4 स्टेजेस देखो। पहले तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो हमें आपने टाइटल्स दिए हुए हैं, पोस्ट दी हुई हैं, ऑनररी पोस्ट्स। ऑनररी पोस्ट क्या होती हैं? हाँ, कोई बता सकता है ऑनररी पोस्ट्स क्या होती हैं? पोस्ट दी होती है लेकिन उसकी सैलरी नहीं देती। ऑनर के तौर पर पोस्ट दी होती है, सैलरी नहीं होती उसकी। हाँ, जैसे सर रविंद्रनाथ टैगोर को सर बोला था तो वो वैसे ही। वो तो टाइटल था ना, पोस्ट नहीं थी। आजकल के टाइम पर क्या होता है कि जैसे किसी बैंक का चेयरमैन बना देना, वो भी ऑनररी, और विदाउट वो इलेक्शन, विदाउट एनी इलेक्शन। जैसे धोनी को पोस्ट दी थी। हाँ, है ना, वैसे ही ना। हाँ वैसे ही को भी कुछ, दी है। वैसे ही जैसे ये इनका बीजेपी का सबसे बड़ा जो है स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा, इसको इन्होंने बनाया था ONGC का डायरेक्टर, क्योंकि इसने बड़ा खिलाफ बोला था ना कांग्रेस के। 3-4 साल बोलता रहा था। वो टाइम्स नाउ था, बड़ा पॉपुलर था।
वो उसका अर्नब गोस्वामी का। तो फिर इन्होंने उसको ऑनररी पोस्ट दी थी, ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया था। तो उस टाइप की पोस्ट होती है ऑनररी पोस्ट। तो रेजिग्नेशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनररी पोस्ट, तो मुस्लिम्स ने कहा पहले हम यहाँ से रिज़ाइन देंगे, अगर आप खिलाफत का क्वेश्चन, हमारी डिमांड्स, टर्की का इशू रिजॉल्व नहीं करोगे तो उसके बाद हम फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम सिविल सर्विस यानी आईसीएस की पोस्टें से रिज़ाइन करेंगे, आईएएस की पोस्टों से रिज़ाइन करेंगे। नंबर 3 में फिर हम क्या करेंगे, पुलिस और आर्मी से भी रिज़ाइन करेंगे। और नंबर 4 पे जब सारा कुछ नहीं मानोगे तो फिर हम टैक्स भी नहीं देंगे। तो इस खिलाफत मूवमेंट के चलते हुए ना इसके लीडर्स ने, मुस्लिम लीडर्स ने ऐलान कर दिया था कि मुस्लिम्स को ये कह दिया था कि अब आप आर्मी में ज्वाइन नहीं करोगे, और उसके बाद उन्होंने आज तक नहीं किया। आर्मी में मुस्लिम्स नहीं है हमारे, उसके बाद ही नहीं किया, 20 के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं मतलब हैं तो सही वो, अब एक बंदा ले आओगे तो सर ये कहाँ से आया, वो तो है, मतलब ज़्यादातर नहीं है। ठीक है। तो जो एक बंदा होता है फिर उसका हालत भी ये ऐसे ऐसे मारते हैं मिलिटेंट उसको कि जैसे हिंदुओं को भी नहीं मार रहा होता। वो देखा ना पीछे अभी 4-5 दिन पहले इन्होंने एक मुस्लिम कॉप को मारा, टेररिस्ट ने मुस्लिम कॉप को मारा, वो पुलिस वाला था। तो उसको मारा क्यों है पता है? वो मैंने गाना देखा एक फेसबुक के ऊपर, ए वतन हमको तेरी कसम तेरी, वो ऐसे कुछ गाना था और वो AK-47 लेके ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने कहा ऐसा इसी वजह से मरा है ये। वो गाना उसने क्या किया, फेसबुक पे डाल दिया, ऐसे ऐसे कर रहा था, पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा था। तो मिलिटेंट ने कहा ये कौन बंदा है, ये तो हमारा ही भाई है, इसको क्या हुआ है, ये ज़्यादा तेज भक्ति चाहिए। अगले दिन ही उसको ऐसे मारा कि उसको, उसकी बच्ची को भी साथ में मारने लगे थे, बच्ची बच गई शायद उसकी। अच्छा आगे चलते हैं। सो कहाँ पहुँचे थे? हाँ 4 कंडीशन हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैरा। द खिलाफत मूवमेंट brought together the Congress and the Muslim League. Congress and the Muslim League on a common platform. On a common platform. Next para. Gandhiji viewed this opportunity to cement, cement Hindu-Muslim unity. He declared, अब गांधी जी को एक बुरी आदत थी, ये कुछ ज़्यादा एग्जाइटेड हो जाते थे। तो गांधी जी ने ये बोल दिया यहाँ पर कि खिलाफत का क्वेश्चन पंजाब राउंड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी हमारे लिए मुस्लिम्स का जो क्वेश्चन है वो जलियांवाला बाग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इससे पंजाब वाले गांधी से नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग में 3000 बंदा मरा और तू कह रहा है कि टर्की का इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन गांधी का बार बार विरोध भी होता था हमारे देश में ये, लेकिन एनसीईआरटी में बुक्स, बच्चों की जो बुक्स होती हैं उसमें नहीं बताते हैं ये चीज़। ठीक है, बाद में जाके अब आपको पता चलेगा कि गांधी को बड़े टाइम ब्लैक फ्लैग्स भी दिखाए गए जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने गया 1931 में। जब वापस आया एम्प्टी हैंडेड वहाँ से, तो उधर से भगत सिंह गोरों को फांसी भी हो गई। तो इसकी क्या वो भी कहा जाता है कि इसी की वजह से हुई। तो तब ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए। इस टाइम पर भी इसके ऊपर क्वेश्चंस रेज किए गए कि तुमने खिलाफत क्वेश्चन को पंजाब राउंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे बोल दिया, हमसे पूछे बगैर, डिस्कस किए बगैर ही बोल देता था ये खुद ही। ठीक है, डिक्लेयर्ड दैट खिलाफत, गांधी डिक्लेयर्ड दैट द खिलाफत क्वेश्चन was even more important than the Punjab rounds.
नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट पैरे में लिखो द खिलाफत लीडर्स लॉन्च्ड नॉन कॉपरेशन मतलब टैक्स नहीं देंगे, नॉन कॉपरेशन ऑन 1 अगस्त 1920। Gandhi was the first to join it. Gandhi was the first to join it. वेरी इंपॉर्टेंट पैरा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि खिलाफत का क्वेश्चन खुद ही रिजॉल्व हो गया जब नवंबर 1922 में एक वहाँ पर नया ये आया मुस्तफ़ा कमल पाशा, और उसने क्या किया, टर्की को मॉडर्न बनाना स्टार्ट कर दिया, मॉडर्न लाइंस पे बनाना स्टार्ट कर दिया। आज की डेट में टर्की वैसा ही है जैसे कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, इटली है, स्पेन है, वैसा ही टर्की भी है। अगर आप टर्की में जाओगे तो आपको वैसा ही दिखेगा जैसे बाकी यूरोपियन कंट्रीज है। तो ये वहाँ से उस टाइम से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 1920 से स्टार्ट हुआ है। बेसिकली इसको फिर अमेरिका की सपोर्ट मिली, टर्की को इंग्लैंड वगैरह की सपोर्ट मिली, ठीक है। तो उन्होंने जो राजा को बिठाया ना वहाँ पे, जो हेड था वो इनका ही रिप्रेजेंटेटिव मान के चलो आप, ठीक है। मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ की सपोर्ट थी और उन्होंने इसको कहा कि टर्की को मॉडर्न बना दो। तो मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तो उसने वैसा ही किया। तो टर्की जो था वो अपना जो पुराना रूडिमेंट्री जो होता है ना मुस्लिम रूल टाइप, जैसे अफ़गानिस्तान में आज ही चल रहा है, वो सब बंद कर दिया और मॉडर्न लाइन्स पे टर्की तब से लेकर आज तक चल रहा है। अगर आप कभी 5 साल पहले आते थे सीरियल्स आते थे टीवी पे, तो उसमें टर्की के सीरियल्स आते थे। पहले आते ना पाकिस्तानी सीरियल, तो एक टर्की के सीरियल्स आते थे पहले। अगर आप उसमें देखोगे तो पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ ही लगते हैं वो सारे। टर्की का जो कंट्री है वो पूरा यूरोप ही लगता है, नई नई गाड़ियाँ, ये बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची सारा, ठीक है। तो ये सब आप लिख लो। द खिलाफत क्वेश्चन however lost its relevance in November 1922 when Mustafa Kamal Pasha abolished the caliphate, CALIPHATE, in Turkey, abolished the caliphate in Turkey and started modernizing Turkey along European models, ठीक है जी। चलो ये हो गया जी ख़त्म आपका। एक क्वेश्चन लिख लो, ब्रीफ में लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ खिलाफत मूवमेंट। हेडिंग दे दो, सिग्निफिकेंस क्या था पॉइंट्स में। सिग्निफिकेंस ऑफ खिलाफत मूवमेंट, पॉइंट नंबर 1, इट ब्रॉट अर्बन मुस्लिम्स इनटू नेशनलिस्ट मूवमेंट। It brought urban Muslims into the nationalist movement. एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट,
हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये दूसरा पॉइंट। अब ये तो लिख लोगे ना कि क्यों हुई यूनिटी, क्योंकि खिलाफत में हिंदूज और मुस्लिम्स ने इकट्ठे एक ही डिमांड रखी, टर्की वाली, इसलिए यूनिटी से लड़े, दोनों ने टैक्स नहीं दिया। थर्ड पॉइंट, इट फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कांग्रेस, फुल स्टॉप के बाद इसके साथ कंटिन्यू, कांग्रेस इंक्लूडेड खिलाफत क्वेश्चन, कांग्रेस इंक्लूडेड खिलाफत क्वेश्चन इन इट्स डिमांड्स, इन इट्स डिमांड। तो कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर खिलाफत के क्वेश्चन को अपनी डिमांड बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसमें दिए हुए हैं 3 ड्रॉबैक्स। पहले की तो मेरे को समझ नहीं आ रही है, 2 लिख लो। पहला लिखा है इसमें, लिख लो, आपको समझ आ गई तो ठीक है, लिख लो पहला ड्रॉबैक्स में, द मूवमेंट सफर्ड बिकॉज ऑफ द failure of nationalist leadership, failure of nationalist leadership to tie it, to tie it with conscious ideology and objective, with conscious ideology and objective। तो नेशनलिस्ट लीडर्स थे जो हमारे, उन्होंने इसको, इस मूवमेंट को कॉन्शियस आइडियोलॉजी और ऑब्जेक्टिव के साथ टाई नहीं किया। ये मेरे को नहीं समझ आया, आपको समझ आ गया तो लिख लेना, नहीं तो छोड़ दो इस पॉइंट को। पॉइंट नंबर 2 लिखो ड्रॉबैक्स में, मिक्सिंग ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। जब भी पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ मिक्स किया जाता है तो वो गलत होता है या सही होता है? गलत होता है ना। यहाँ पर भी पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स किया जा रहा था। आपको पता ही है ना कि खिलाफत का क्वेश्चन जो था वो गांधी ने ले लिया था, यानी गांधी मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहा था। और एक तरह से ये भी तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस टाइम मुस्लिम वोट बैंक को खींचने की कोशिश कर रही थी, मुस्लिम जो थे वो हिंदू, मतलब इस तरह से भी तो लिया जा सकता है इसको। तो द मिक्सिंग ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स हैड इट्स ओन ड्रॉबैक्स। नेहरू पॉइंटेड आउट, नेहरू की स्टेटमेंट आ गई, कुछ ज़्यादा ही स्टेटमेंट देता था ये। बेसिकली इंग्लैंड में जो पढ़ के आए थे ना, इनको लिखने का बड़ा शौक था। इसकी स्टेटमेंट है इनवर्टेड कॉमर्स के अंदर, इट वाज इनएविटेबल, इट वाज इनएविटेबल, INEVITABLE, इन इट वाज इनएविटेबल in case of a demoralized, backward and broken up people। ये स्टेटमेंट इसने दी है, इट वॉज इनएविटेबल इन द केस ऑफ demoralized, backward and broken up people।
एक और पॉइंट है, ये भी लिख लो, ये भी कुछ सर के ऊपर से जाने वाला ही है वैसे, लिख लो। द नेशनलिस्ट्स फेल्ड टू रियलाइज द नीड, the nationalists failed to realize the need to raise 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 religio-political consciousness to the higher plane of plane higher plane of secular political consciousness। तो ये थोड़ा बहुत पता चल रहा है इसका, लेकिन फर्स्ट पॉइंट का मेरे को नहीं समझ आया। इसका ये है कि मतलब कि जो पहले इन्होंने रिलीजियो पॉलिटिकल डिमांड्स रखी थी, है ना, रिलीजियो पॉलिटिकल मतलब कंबाइंड, जिसमें रिलीजन की डिमांड भी आ जाती है और पॉलिटिकल डिमांड भी आ जाती है। क्योंकि हम आगे जाकर देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन में डिमांड्स क्या थी, स्वराज दे दो, जलियांवाला बाग मैसेकर में जो दोषी है उसको सजा दो, पंजाब रॉन्ग, एक और था पंजाब रॉन्ग, स्वराज अटेनमेंट एंड खिलाफत रॉन्ग, कि खिलाफत का क्वेश्चन को भी। तो इन्होंने ये कहा यहाँ, ये थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि रिलीजियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस से अब ऊपर उठकर सेकुलर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पर आओ। यानी कि अब इन चीज़ों से ऊपर उठकर 10-20 साल के बाद सेकुलरिज्म लाओ देश में, ठीक है, और हमारी डिमांड्स सेकुलर होनी चाहिए, पॉलिटिकल भी होनी चाहिए, पॉलिटिकल तो होती ही हैं बल्कि लेकिन उनमें सेकुलरिज्म भी होना चाहिए। क्योंकि आज हम इकट्ठे हैं, उस टाइम 1920 में ये कह रहे थे 1920 में हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हैं, हमारी डिमांड्स भी कंबाइंड हैं, जो हिंदूज़ की डिमांड है वही मुस्लिम्स की डिमांड है, जो मुस्लिम्स की डिमांड है वही हिंदू की डिमांड है। तो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद या 25, 20, 30 साल के बाद भी हमें क्या ऐसे ही रहना है, सेकुलर ही रहना है और अपनी डिमांड को अचीव करना है। ये इसका ये होना चाहिए था, बट यहाँ पर लिखा है द नेशनलिस्ट फेल्ड टू रियलाइज, उन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया नहीं, क्योंकि जैसे ही खिलाफत का वो सलूशन ऑटोमेटिकली हो गया तो मुस्लिम अपनी साइड हो गए, तो हिंदू अपनी साइड हो गए, फिर दोबारा नहीं जुड़ेगा दोबारा एक दूसरे से। समझ आ गई ना आपको? तो एक ही बार कंबाइन हुए थे खिलाफत, उसके बाद हुए ही नहीं। ये अगर आपको खिलाफत मूवमेंट के ड्रॉबैक्स पूछे तो ये 3 ड्रॉबैक्स वहाँ पर लिख देना, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसा मैंने कहा था कि नॉन कोऑपरेशन जो था वो भी खिलाफत का ही एक, खिलाफत से थोड़ा सा ब्रॉड था। खिलाफत में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन था ना, टर्की वाला, लेकिन यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे। यानी खिलाफत में एक ही डिमांड थी कि टर्की वाली के वो वाला उसको वापस दे दो उसका, लेकिन यहाँ पर 3 डिमांड्स थी, खिलाफत रॉन्ग, पंजाब रॉन्ग एंड स्वराज, 3 डिमांड्स थी। इसलिए ये मूवमेंट खिलाफत से थोड़ी ब्रॉडर थी, वो थोड़ी नैरो थी, ये थोड़ी ब्रॉडर थी। तो लिखिए, गांधी आपको मैंने पीछे डेट लिखाई खिलाफत की, 1 अगस्त 1920 लिखवा दी ना? हाँ ठीक। तो गांधी इनागुरेटेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी इनागुरेटेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या फिर इसको नॉन कोऑपरेशन कैंपेन भी कहते हैं।
in support of Khilafat movement, in support of Khilafat movement in August 1920. Next para, the non-cooperation campaign was launched on three main demands. Number 1, Punjab wrong. Punjab wrong. Number 2, Khilafat wrong. Khilafat wrong. And number 3, Swaraj attainment. अब यहाँ पर एक ये स्वराज अगर आप पूछोगे तो ये कौन सा स्वराज है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है या डोमिनियन स्टेटस है? ये अभी भी डोमिनियन स्टेटस ही है, क्योंकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929 में हमने डिमांड की है, तो ये भी 20 ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ये स्वराज जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट था कांग्रेस के अंदर अब, क्योंकि कांग्रेस का 1920 का ही नागपुर का सेशन हुआ था, उसमें इन्होंने कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा चेंज किया था। कांग्रेस के देखो एक पॉलिटिकल पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कांग्रेस का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन था, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल भी था, है ना। तो उस प्रियम्बल में लिखा हुआ था कि अब प्रियम्बल छोड़ो, आप सीधा ये याद रखो कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था कि स्वराज हमने पाना है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। यानी कि कहने का मतलब कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था कि हमने स्वराज पाना है थ्रू लीगल मीन्स, लीगल मीन्स। अब इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और अब लिखा टू अटेन स्वराज थ्रू एनी मीन्स। अब स्वराज पाना है किसी भी तरीके, तो ये इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा चेंज किया। ये लिखवाऊंगा मैं आगे, तो लिखिए स्वराज अटेनमेंट 3rd नंबर। अब लिखो फैक्टर्स लीडिंग टू द मूवमेंट। फैक्टर्स लीडिंग टू द मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, पॉइंट्स में लिखना है हमने इसको। वो जो डेट लिखी ना नॉन कोऑपरेशन की, वहाँ पे लिख लो 1 अगस्त 1920। अभी जो लिखी मैं लिखा है ना अगस्त 1920, तो वो 1 अगस्त है। तो फैक्टर्स डिटर्मिनिंग के अंदर क्या क्या फैक्टर्स है। नंबर 1, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, अब ये आपको पता ही है क्यों हुआ, यानी कि इन्फ्लेशन, महंगाई। उस टाइम पे महंगाई इसलिए हुई क्योंकि एक तो वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी, है ना, अंग्रेज़ों का ध्यान ज़्यादा इस देश में नहीं था, वहाँ पर था वार में। और उस वार पे जो खर्चा किया था इन्होंने, खर्चा होता है ना वार में, वो अब यहाँ से टैक्स बढ़ा दिया था इन्होंने, तो वो पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ा दिया था। जब टैक्स बढ़ा दिया था तो खर्चा फिर लोगों का ज़्यादा हो गया और प्राइसेस बढ़ा दी थी चीज़ों की, तो इस वजह से। नंबर 2, द हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ऑन पंजाब रॉन्ग्स proved to be an eyewash। हंटर कमीशन सिर्फ एक नाम का कमीशन सिद्ध हुआ, पॉइंट नंबर 3,
रोवलाट एक्ट, रोवलाट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, एंड मार्शल लॉ इन पंजाब, मार्शल लॉ इन पंजाब had made the people distrustful of the British government। तो इन सब चीज़ों ने लोगों को ब्रिटिश के ऊपर से भरोसा उठा दिया उनका, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, they also saw the Montego-Chelmsford reforms, या सीधा लिख लो 1919 रिफॉर्म्स, 1919 के रिफॉर्म्स, एज नथिंग बट एन आई वॉश। तो इनको लगने लगा कि ये भी एक आई वॉश ही होगा, ये भी एक आई वॉश ही है 1919 के रिफॉर्म्स, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडियन मुस्लिम, नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन मुस्लिम्स वर एंग्री ओवर टर्की इशू, बस ये पाँच छः रीज़न जो मैंने लिखा है, यही रीज़न थे किसके, फैक्टर्स लीडिंग टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से लर्न करो, चलते चलते भी आप सोच सकते हो कि क्या फैक्टर्स थे। आप इस तरह से लर्न किया करो कि सोचते हो ना कि आपका एग्ज़ाम तो अभी अगले साल है या 6 महीने के बाद है, तो फिर अभी क्यों लर्न करो। आप ये सोचा करो कि घर में जाके अगर कोई बच्चा मेरे से पूछ ले जो अभी 6th-7th में पढ़ रहा है हिस्ट्री का, तो उसको मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि उनको पता होता है, उनके सिलेबस में भी यही है 6th, 7th, 8th में ना, अगर आप उनकी बुक खोलोगे ना हिस्ट्री की, यही सिलेबस है उनका भी। तो अगर वो पूछते हैं कई बार, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो अगर पूछ लेगा तो आप उसको फैक्टर्स 5 बता सकते हो कि नहीं बता सकते। आपको ऐसे ही याद कर लिया करो चलते चलते ना। एक तो पंजाब रॉन्ग था, खिलाफत रॉन्ग था, है ना, और इकोनॉमिक इशू था, प्राइसेस बढ़ गई थी वार की वजह से। ये चलते चलते अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते रहोगे ना, रोज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहोगे, एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप सोचोगे ये एग्ज़ाम के दिनों में ही पढ़ना है, वो हो गया फिर। अब देखो टॉपर्स निकली है लड़कियाँ, एक लड़की वो IPS थी 2-3 साल से, उसका नाम भी बड़ा हो गया था देश में, विद्या शक्ति, पता नहीं क्या नाम था उसका। और उसको कहती वो शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद IPS, उसने IAS दोबारा निकाला। तो वो ये थोड़ी कि पेपरों की वेट कर रही थी कि पेपर आएंगे तो पढ़ूंगी, वो रोज़ रोज़ पढ़ते हैं, वो चलते फिरते भी याद करते रहते हैं, नहाते नहाते भी वो याद करते रहते हैं, उसका आंसर में क्या था, उसका आंसर में क्या था। तभी तो इतना सिलेबस याद होता है। आप बोलोगे 6 महीने बाद पेपर है तब पढ़ लूँगा, वो फिर तब नहीं, तब सिर्फ होता है कि ऐसे रिवीजन करना बस। अगर आपने बनना है कुछ, ठीक है ना, अगर ऐसे ही वो समझ गए ना, तो रोज़ रोज़ चलते फिरते कर लिया करो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये इजी है सारा कुछ। जब आप 5-5 रीज़न हर क्वेश्चन के 5-5 पॉइंट याद होते जाएंगे ना, तो फिर आपको गप्पे मारने का टाइम मिल जाएगा, मोबाइल देखने का टाइम भी मिल जाएगा। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेंगे सिर्फ ये काम करने में, पॉइंट्स याद करने में सिर्फ 2 मिनट का काम है। लेकिन ये 2 मिनट बड़े आपको फ्रूटफुल लगेंगे आगे। या तो किसी को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर लो छोटे बच्चों को, या घर में ही किसी को ढूंढ लो, उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दो हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो देखना वो आपको पैसे भी मिल जाएंगे और आपको याद भी होता जाएगा खुद ही। अब हम लिखते हैं आगे, लिखो नागपुर सेशन, नागपुर NAGPUR, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920।
नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन निकलती है, ठीक है, ये याद रखना। तो नागपुर सेशन 1920 इज़ मेमोरेबल फॉर द न्यू कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एक और तरीका याद करने का, एक ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक ले लो जनरल स्टडीज़ की, सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो जिसके अंदर, ठीक है, और रोज़ उनको, जैसे अभी मॉडर्न इंडिया चल रही है ना हमारी, तो घर गए मॉडर्न इंडिया के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए। एक दिन में 100 करो एटलीस्ट, एक दिन में 50 करो या 100 कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, 50 कर लो कम से कम, वो भी बहुत है। तो देखना आपको खुद इंटरेस्ट भी जागेगा पढ़ने में, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव एक गलत होगा ना, फिर आपको क्यूरियोसिटी होगी यार इसका आंसर क्या था। अगर ठीक होगा तो आपको कॉन्फिडेंस हो रहेगा, यार ये तो मैंने पढ़ा था, आज कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, है ना। तो ये काम करो, एक ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक ले लो और उसमें से रोज़ 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने स्टार्ट करो। वो खास करके वो जिसकी क्लासेस अभी यहाँ पे चल रही हैं वो वाले सॉल्व करा करो, ठीक है। तो इसमें ना ट्यूशन पढ़ानी पड़ेगी, ना वो चलते चलते याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से बड़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। नागपुर सेशन इज़ मेमोरेबल फॉर न्यू कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन that was adopted, full stop. The Congress aim of Swaraj was reaffirmed REAFFRMED, but was now explained to mean inverted comma start self-government within the empire, if possible, self-government within the empire if possible, and outside the empire, outside ही लिखो सिर्फ, and outside if necessary, inverted commas close. Further, the earlier emphasis upon the use of constitutional means, inverted commas के अंदर constitutional means, inverted commas close, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को इन्वर्ट कॉमर्स में was substituted by all peaceful and legitimate methods, अब लिखो प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन, हेडिंग प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन। लिखो द खिलाफत कमेटी on 6 June 1920
6 जून 1920 आउटलाइंड लाइंड फोर स्टेजेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन। 4 लाइनें छोड़ दो, पीछे वाला यहाँ पे लिखना है आपने। क्या क्या थी वो, कि सबसे पहला था ऑनररी और टाइटल्स वाली पोस्ट छोड़ देना, फिर सिविल सर्विस से छोड़ देना, फिर आर्मी और पुलिस से छोड़ देना, और लास्ट में नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ये यहाँ पर आप घर जाके लिख देना। नेक्स्ट पैरा लिखो। 4 तो ये होगी। नेक्स्ट पैरा, द इंडियन नेशनल कांग्रेस आउटलाइंड अ 7 आइटम प्रोग्राम। उसने 4 पॉइंट दिए थे, इसने 7 दिए। 7 आइटम प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन। नंबर 1 मिलते जुलते ही हैं। नंबर 1, सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनररी ऑफिसेस। ऑनररी पोस्ट भी लिख सकते हो, ऑफिस भी लिख सकते हो, ऑफिसेस। नंबर 2, refusal to attend गवर्नमेंट दरबार लगाती थी, तो वो वहाँ पे कांग्रेस वालों को बुलाती थी, तो इन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। गवर्नमेंट दरबार्स एंड ऑफिशियल फंक्शंस। ऑफिशियल दरबार जहाँ पे गवर्नमेंट वाले लोग बैठ जाते हैं और कांग्रेस के लोग आएंगे और अपनी डिमांड्स रखेंगे, और गवर्नमेंट के लोग उनको उसका सलूशन ढूंढेंगे। दरबार आज भी लगते हैं। ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो ये आज भी सुबह सुबह 8 बजे अपने घर में बैठ जाते हैं और कहते हैं आओ, और अब कोई प्रॉब्लम है तो हमसे सुबह 8 बजे 9 बजे आके आप मिल सकते हो। ठीक है ना, उसको बोलते हैं दरबार। गवर्नमेंट दरबार्स एंड ऑफिशियल फंक्शंस। पॉइंट नंबर 3, बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। कि उनके स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूलों में हमने बच्चों से को निकाल देना है। पॉइंट नंबर 4, बायकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स। COURTS। पॉइंट नंबर 5, refusal of all classes to offer themselves for service in मेसोपोटामिया। इराक को बोलते हैं, इराक, मेसोपोटामिया। पॉइंट नंबर 6, बायकॉट ऑफ इलेक्शंस। पॉइंट नंबर 7, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। ये 7 पॉइंट थे कांग्रेस के। 4 पॉइंट आपने देखे खिलाफत के, 7 पॉइंट आपने देखे। जब भी क्वेश्चन आए खिलाफत का एंड नॉन कोऑपरेशन का, तो आपने ये सारा कुछ लिख देना है। अब एक और इसका आस्पेक्ट भी है, वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के 2 आस्पेक्ट्स थे, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। ये बहुत पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो वो भी लिखने पड़ेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट पैरा, द कैंपेन हैड अ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव आस्पेक्ट।
कैंपेन हैड कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव आस्पेक्ट। देखो कंस्ट्रक्टिव में ये ना कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करते थे, जैसे खादी बुनना, लोगों को एजुकेट करना, फंड रेज करना, जैसे तिलक स्वराज फंड स्टार्ट किया था, पैसा इकट्ठा करना। तो ये कंस्ट्रक्टिव काम थे, इसमें कुछ तोड़ फोड़ नहीं करते थे ये। डिस्ट्रक्टिव में ये तोड़ फोड़ वगैरह करते थे, जैसे प्रोटेस्ट करते थे। डिस्ट्रक्टिव वो चीज़ें थी, ठीक है। तो अब लिखो कंस्ट्रक्टिव आस्पेक्ट, कंस्ट्रक्टिव एक्शन। नंबर 1, a fund of ₹1 crore was to be raised in the name of तिलक, क्योंकि तिलक की डेथ हो गई थी। अब तक तिलक की डेथ हो गई थी, तो उसके नाम पे अब चंदा इकट्ठा कर दे, ऑन इन द नेम ऑफ तिलक, टू फाइनेंस द नॉन कोऑपरेशन एक्टिविटीज। नंबर 2, a volunteer corps, volunteer, VOLUNTEER, corps, CORPS, of 1 crore members, 1 crore members, was to be enrolled। ये एक करोड़ लोग इन्होंने एनरोल करने थे, किसके लिए? बाइकआउट के लिए, इस सब के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, 20 लाख स्पिनिंग व्हील्स, 20 लाख स्पिनिंग व्हील्स, जिस पे चरखा वगैरह जिसको बोलते हैं, चरखा चलाना, स्पिनिंग व्हील्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड to provide work for, were to be distributed to provide work for the unemployed। एंड पॉइंट नंबर नेक्स्ट में लिखो फॉरेन क्लॉथ was to be replaced by handmade Indian cloth। अब लिखेंगे डिस्ट्रक्टिव आस्पेक्ट। डिस्ट्रक्टिव में लिखो नंबर 1, ब्रिटिश गुड्स को छोड़कर हमने अपनी खादी यूज़ करनी थी। ब्रिटिश गुड्स वर टू बी बाइकॉटेड, स्वदेशी टू बी एनकरेज्ड। नंबर 2, जो स्कूल्स और कॉलेजेस थे वहाँ को हमने बाइकआउट करना था, ठीक है। बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। पॉइंट नंबर 3, बाइकआउट ऑफ इलेक्शंस। पॉइंट नंबर 4, बाइकआउट ऑफ कोर्ट्स, COURTS, बाय द लॉयर्स, वकीलों के द्वारा। लॉयर्स, LAWYERS, बाइकआउट ऑफ कोर्ट्स बाय द लॉयर्स। नेक्स्ट पॉइंट, बाइकआउट ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस। एक और पॉइंट है, सरेंडर ऑफ ऑनररी टाइटल्स एक्सेट्रा।
surrender of honorary titles etc. और लास्ट पॉइंट, liquor was prohibited. Liquor, LIQUOR, was prohibited. Next and last heading, withdrawal of the movement. Withdrawal of the movement. तो चौरी चौरा गोरखपुर में पड़ता है। गोरखपुर में जहाँ का योगी आदित्यनाथ है वहाँ पे गोरखपुर है। गोरखपुर सिटी की बात करें तो ये नेपाल के साथ टच होता है। एक साइड यूपी है, एक साइड नेपाल है। यहाँ से नेपाल का बॉर्डर स्टार्ट होता है गोरखपुर से। गोरखपुर की बात करें तो ये ईस्टर्न यूपी में पड़ता है। कौन सा यूपी? ईस्टर्न यूपी। यूपी के दो पार्ट्स हैं, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। जो वेस्टर्न यूपी है ये काफ़ी एडवांस्ड है। यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, रिच लोग रहते हैं, मतलब थोड़े से रिच लोग, एफुलेंट पीपल जो है वो रहते हैं वेस्ट यूपी में। वेस्टर्न यूपी में खेती भी काफ़ी होती है, क्रॉप अच्छी होती है। जो ईस्टर्न यूपी है ये बेचारा थोड़ा गरीब है। अब पता नहीं भगवान की तरह से पूरे वर्ल्ड में ही जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ भी ज़्यादा मॉडर्न है, ईस्टर्न बेचारे ऐसे ही हैं। और हमारा यूपी भी वेस्टर्न अच्छा है, ईस्टर्न ऐसे ही है। ठीक है, तो पता नहीं ईस्ट को क्या प्रॉब्लम होती है हर बारी। तो जो गोरखपुर सिटी है वहाँ पे चौरी चौरा गाँव है, वहाँ का पुलिस स्टेशन था। तो ये वहाँ पे लोग थोड़े उत्तेजित हो गए, उन्होंने पुलिस स्टेशन को कुंडी लगाई, बाहर से ताला लगाया, अंदर आग लगा दी। और अंदर पुलिसमैन जो थे वो 22 थे, वो 22 बंदे जल के मर गए। गांधी जी उस टाइम जेल में थे। गांधी जी को मूवमेंट के चलते हुए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली ना 1920 से लेकर 1922 तक। ये मैं ना ये करा नहीं रहा आपको कि मूवमेंट कैसे चली 2 साल। ठीक है, वो आप नोट्स में से कर लेना। 3 लेवल्स हैं मूवमेंट के, ऑल इंडिया लेवल, ये सारा कुछ ये कर लेना वहाँ से। तो मैं ये करा रहा हूँ ख़त्म कैसे हुई। तो 22 में ये गांधी जी, अब बेसिकली ये मूवमेंट जब बड़ी तेज़ होगी ना 1920, 21, 22 में और तेज़ हो गई थी, 20 में, 21 में बहुत तेज़ हो गई थी। तो गांधी जी, तो गवर्नमेंट ने लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया। तो गांधी को भी अरेस्ट कर लिया। जब गांधी को अरेस्ट हो गए तो मूवमेंट और ज़्यादा तेज़ हो गई। तो जब गांधी जेल में ही थे तो लोगों ने जब आग लगा दी पुलिस स्टेशन को। एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे इस टाइम पर जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये चंद्रशेखर आज़ाद, ये भी इस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। ये जानना बड़ा ज़रूरी है। ये लोग इस टाइम मिलिटेंट नहीं थे, हथियार नहीं उठाए थे अभी इन्होंने हथियार नहीं उठाए थे। ये इस मूवमेंट का हिस्सा ही थे। गांधी जी ने जेल से ही बोला कि ये वायलेंस कहाँ से हुई, क्यों हुई। मैंने पहले ही कहा था कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अगर वायलेंस हुई है तो अब मैं पश्चाताप करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए ये मूवमेंट यही सस्पेंड कर रहा हूँ। और ये मूवमेंट ख़त्म आज से ही, अभी से। अब जो लोग इतने जोश में थे पूरे देश के अंदर, यंगस्टर्स खास करके जो जवान लोग थे, एंग्री थे, वो बड़े कंफ्यूज हो गए कि अब हम क्या करें। एकदम से रात को जाके सोएंगे तो नहीं। होता ना कि एकदम से, सपोज़ करो आपका एग्ज़ाम हो कल, आपने खूब तैयारी की हो और अगर रात को मैसेज आया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो आपको नींद नहीं आती ना। तो वैसे ही डिसइल्यूजनमेंट आ गई। डिसइल्यूजनमेंट होती है जब अचानक से आप रूम में बैठे होते हो, लाइट चली जाती है, तो आप डिसइल्यूजन हो जाते हो कि आपको रास्ता दिखाई नहीं देता, अब हम रास्ता कौन सा पकड़ें। तो यही हुआ भगत सिंह और उनको रास्ता समझ नहीं आया कि अब हम कौन सा रास्ता लें। तो फिर उन्होंने हथियार उठाए और फिर उन्होंने ये साउंडर्स मर्डर केस, ये बॉम्ब बनाने स्टार्ट किए। तो फिर वो इस रास्ते पे चल पड़े। लेकिन पहले ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नॉन वायलेंटली सारा काम कर रहे थे। ठीक है, तो विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट में लिखते हैं, द मूवमेंट वॉज विड्रॉन because of the Chori Chowra incident. CHAURI Chori Chowra incident, a place in Gorakhpur district
गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। फुल स्टॉप। देयर a crowd burnt the police station, killing 22 policemen on 5th February 1922। 5th February 1922। full stop। shocked at this Gandhi ji called off this movement। He condemned the incident and held a fast to his conviction that the time had not yet come for such a non-violent movement। full stop। Gandhi's stand was resented strongly even within the Congress, but Gandhi's stand was resented even within the Congress। गांधी के स्टैंड को रिजेंट किया गया इवन विद इन द कांग्रेस, बट on his insistence the CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट बरदोली BARDOLI February 1922। सॉरी डेट भी लिख लो इसकी। वो चोरी चोरा हुआ था 5 फरवरी को और ये हुआ कांग्रेस का 12 फरवरी को। 12 फरवरी 1922 ratified his decision to suspend the movement and thus the non-cooperation movement came to an end। ठीक है। लास्ट में असेसमेंट करेंगे, 2 मिनट लगने हैं बस। असेसमेंट लिखो। असेसमेंट में ये देखा हमने कि ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 3 इश्यूज़ के ऊपर।
पंजाब रॉन्ग, खिलाफत रॉन्ग और स्वराज। स्वराज तो मिला नहीं, पंजाब रॉन्ग का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और खिलाफत का इशू खुद ही रिजॉल्व हो गया। तो तीनों के ऊपर कोई भी प्रोग्रेस हुई नहीं। ये इसका आंसर है असेसमेंट में, तीनों के ऊपर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। बट आपको पता है कि हमने जो आंसर ख़त्म करना है वो पॉजिटिव पे ख़त्म करना है। तो पॉजिटिव पे ख़त्म क्या करेंगे, कुछ छोटी मोटी दो तीन चीज़ें लिख देंगे कि गांधीयन लीडरशिप स्टार्ट हो गई, लोग अवेयर हो गए, बेस वही जो हम हर बार लिखते हैं कि बेस मूवमेंट से नेशनलिज्म का बेस और ज़्यादा बढ़ गया, इसमें और लोग इन्वॉल्व हो गए, ये सब लिख के आंसर ख़त्म करना है। तो लिखो असेसमेंट में, द नॉन कोऑपरेशन कैंपेन was launched on three main issues: पंजाब रॉन्ग, खिलाफत रॉन्ग एंड स्वराज अटेनमेंट। फुल स्टॉप। No progress was made. No progress was made on these issues. Full stop. Nevertheless. Nevertheless मतलब होता है in spite of this. Nevertheless, the gains of the movement were not inconsequential, के स्पेलिंग है INCONSEQUENTIAL। दोबारा बोलता हूँ, INCONSEQUENTIAL। मतलब इसका ये है नॉट इनकॉन्सिक्वेंशियल। यहाँ पे दो नेगेटिव वर्ड हैं, नॉट और इन। अगर आप दोनों को काट दो तो एक पॉजिटिव बनता है, द गेन्स ऑफ द मूवमेंट वर कॉन्सिक्वेंशियल, क्योंकि इन कट गया, नॉट कट गया, गेन्स ऑफ द मूवमेंट वर कॉन्सिक्वेंशियल। इसका मतलब ये बना कि गेन्स थे, कॉन्सिक्वेंसेस थे गेन्स के। या सीधा लिख सकते हो, इन स्पाइट ऑफ दिस देयर वर सम गेन्स ऑफ द मूवमेंट, सीधा ले लिखो, ठीक है। तो वो क्या गेन्स से, नंबर 1, Gandhian leadership was explicitly recognized. Gandhian leadership was explicitly, नहीं लिखना अगर तो clearly लिख दो, explicitly, EXPLICITLY, एक्सप्लिसिटली। बट ये वर्ड्स लिखने चाहिए कि नंबर ज़्यादा लेने मिलते हैं। रिकग्नाइज्ड इन द नेशनल मूवमेंट, सबसे बड़ा गेन ये हुआ कि गांधीयन लीडरशिप इस्टेब्लिश होगी, क्योंकि गांधी को भी प्लेटफॉर्म चाहिए था ना, वो मिल गया नॉन कोऑपरेशन से। और कुछ मिला नहीं मिला, गांधी जी तो लीडर बन गए। नंबर 2, वो भी नेशनल लेवल के। नंबर 2, the movement demonstrated that the movement had the support movement demonstrated that the nationalist movement
nationalist movement. The movement demonstrated that the nationalist movement had the support of entire nation, had the support of entire nation. तो जैसे कि मैंने कहा था कि बेस ब्रॉडन हो गया, तो यह अब इतना ब्रॉडन हो गया बेस कि अब पूरा देश ही बीच में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, पीजेंट्स, वर्कर्स, आर्टिजन्स, लिखो पीजेंट्स, वर्कर्स, आर्टिजन्स, शॉपकीपर्स, प्रोफेशनल्स एंड वाइट कॉलर वर्कर्स। पता ना वाइट कॉलर्स कौन से होते हैं और ब्लू कॉलर्स कौन से होते हैं? वाइट कॉलर वर्कर्स कौन से होते हैं? डॉक्टर्स, लाइक मीन्स आप ये कह सकते हो कि वाइट कॉलर हो गए हाई प्रोफाइल पीपल, एजुकेटेड। और ब्लू कॉलर में आप बोल सकते हो स्किल्ड वर्कर्स, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, वो हो गए ब्लू कॉलर, स्किल्ड बोल सकते हो उनको। तो पीजेंट्स, वर्कर्स, आर्टिजन्स, शॉपकीपर्स, प्रोफेशनल्स एंड वाइट कॉलर वर्कर्स were brought into the nationalist movement. वर ब्रॉड नहीं लिखो, गलत हो जाएगा। अब लिखो ये सबका नाम लिख के ना फिर लिखो जॉइंड द नेशनल मूवमेंट। वाइट कॉलर वर्कर्स जॉइंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, किसी ने लाया नहीं था इनको, ये खुद आए थे। जॉइंड द नेशनल मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, very important point, with this movement the Congress became an organization which believed in direct action, ठीक है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो अब कांग्रेस वो वाली कांग्रेस नहीं रही थी 1885 वाली, अब ये डायरेक्ट एक्शन वाली बन गई थी। और लास्ट पॉइंट, a new unity of purpose, a new unity of purpose emerged within the Congress, which was demonstrated by a new unity of purpose emerged within the Congress, which was demonstrated by its newly adopted flag, slogan, ड्रेस एंड लैंग्वेज। चलो जी, हो गया जी ख़त्म आपका ये भी। अब हम टाइम तो ज़्यादा हो गया लेकिन ये कंप्लीट हो गया आज पूरा, ठीक है। कल हम करेंगे इसके आगे स्वराज पार्टी वगैरह, ठीक है।